दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एएमआर मूक महामारी मीडिया तोड़े ये खामोशी शीर्षक से एक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई। रिएक्ट एशिया पैसिफिक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया ताकि रोगाणुरोधी प्रतिरोध एएमआर के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और इसकी बेहतर रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। एएमआर आज की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। 2021 में विश्व स्तर पर लगभग 47 लाख मौतें बैक्टीरियल एएमआर से जुड़ी थी, जिनमें 11 लाख से अधिक मौतें सीधे इसके कारण हुई। अनुमान है कि 2025 से 2050 के बीच एएमआर के कारण 3.9 करोड़ लोगों की जान जा सकती है, यानी हर मिनट 3 लोगों की मौत। इस कार्यशाला का मकसद पत्रकारों को वैज्ञानिक जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों की समझ और वन हेल्थ दृष्टिकोण जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है के साथ एएमआर पर प्रभावी ढंग से लिखने के लिए उपकरण और ज्ञान देना है। कार्यशाला की शुरुआत डॉक्टर एस लाल, निदेशक रिएक्ट एशिया पैसिफिक के संबोधन से हुई, जिन्होंने एएमआर की गंभीरता और इसे लेकर जागरूकता फैलाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इसके बाद एक भावनात्मक सत्र में व्यक्तिगत अनुभव साझा किए गए, जिसका संचालन डॉक्टर नरेंद्र सैनी, अध्यक्ष एएमआर स्टैंडिंग कमेटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया। भक्ति चौहान एएमआर टास्क फोर्स और पूजा मिश्रा एचआईवी कार्यकर्ता ने अपनी कहानियों के माध्यम से एएमआर के इंसानी नुकसान को उजागर किया, खासकर कमजोर समुदायों पर इसके प्रभाव को। डॉक्टर सैनी ने संक्रमण रोके, एएमआर से लड़े का नारा दोहराया और पत्रकारों से तुरंत और एकजुट होकर कदम उठाने का आह्वान किया। There are micro, tiny organisms which we cannot see with naked eye. So there are bacteria, virus, fungus, all these kinds of microorganisms are there. It's there all over and it's around us. Some of them are within us also. There are some harmful microorganisms, certain bacteria, virus, fungi, parasites. They can cause infections and diseases. मैडम, जो दिन रात मैंने देखा है कि उनके दिमाग में भी एएमआर घुसा हुआ है और वो हमेशा बात करती हैं तो एएमआर पे another person I think is sitting in the back, Dr. Anuj Sharma from WHO. They are the people who are working day and night on the issue of AMR. और आज जो हमने किया कि आज हम बात करें इसके बारे में, then मोटिवेशन भी चाहिए होता है। किसी भी काम को करते हैं, एक है साइंटिफिक नॉलेज, कमिटमेंट एंड सेकंड इज द थर्ड पीपल हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी किसी चीज को कंट्रोल करना होता है। मैं WHO टास्क फोर्स AMR सर्वाइवर की मेंबर हूँ और इंडिया से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। 2017 में जब मैंने मेरे मास्टर्स कंप्लीट किए बायोटेक्नोलॉजी में, तभी मुझे एक लिम्फेटिक स्वेलिंग आई थी। तो मैं फैमिली फिजिशियन के पास गई, उन्होंने रेगुलर मुझे 7 डेज का एंटीबायोटिक्स कोर्स प्रिस्क्राइब किया, बट मेरा स्वेलिंग फिर भी रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गई, जिन्होंने मुझे एक बेसिक टेस्ट करने के लिए कहा, जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, जिसमें कि 50% TB केसेस डिटेक्ट भी नहीं होते हैं। तो मैंने वो टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा TB पॉजिटिव आया और मुझे ताकि कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी TB की, उन्होंने मुझे फर्स्ट लाइन TB ड्रग पे प्रिस्क्रिप्शन दे दिए। बट मेरे पापा डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारी न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो उनको ये ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में पता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। और मेरे फादर डिफेंस में थे, तो इसीलिए हमारे घर में एक बहुत हलचल थी कि सारे हमारे भाई बहन को डिफेंस में जाना है, तो हम डिफेंस की भी तैयारी कर रहे थे। उस 17 साल के एज में मुझे कॉल आता है कि आपको HIV टेस्टिंग के लिए बोला गया है। जो वर्ड मेरे 10th के एग्जाम में आए थे, आज वो मुझे करने के लिए बोला गया है। आप सोच सकते हो, HIV अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ एक एग्जाम में आता है और आज मुझे बोला गया कि HIV टेस्ट कराना है आपको। और जब मैं सुबह गई टेस्ट के लिए, तो मुझे बोला गया कि आप भी HIV पॉजिटिव हो। मतलब मेरी बॉडी ऐसा काम ही नहीं कर रहा था, मैं उस उनकी रिपोर्ट, मेरे हाथ कांप रहे थे। आज मैं बेसिक यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्गली बोल रही हूँ, लेकिन आज से 15 साल पहले मैं नर्वस हो गई थी ये बात सुन के ही। जब मुझे स्टेटस के बारे में पता चला, मैं घर आई, मैं कंटिन्यू 3 साल तक अपने मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रही थी। मेंटल हेल्थ का मैंने मेडिसिन भी खाया है इस HIV की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे मेरी करियर खत्म हो गई थी।
मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरा फ्यूचर सब खत्म था मेरे लिए। इसका कोई फर्क नहीं हो रहा है ना। अब मैं ना एंटीबायोटिक्स की है, हमारे लिए एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटी फंगल हो गया, एंटी माइक्रोबियल क्यों बोल रहे हैं उसको? मतलब है ना, ये जो कीटाणु है वो हर तरह की कीटाणु हो सकता है। वैसे बायोटिक मतलब बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है ना। जो पेट का अंदर जो कीटाणु है, जो कीड़ा है, हम जो बोलते हैं ना बच्चों को हर एक 6 महीने में दवाई देना है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, लेकिन उसको हम बैक्टीरियल नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये फर्क है, ये दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रॉडली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ये तो फर्स्ट चीज है जो जितना भी हमारा लर्नड जर्नलिस्ट इधर है, आप लोगों के लिए, आप लोगों का अटेंशन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये दिस इज AMR एंटी, और इस कीटाणु में जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, फंगल हो गया, इसका इसके द्वारा हम जितना भी दवाई लेते हैं या हम ले रहे हैं, उसके ऊपर रेसिस्टेंस आना लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे एंड प्रैक्टिस लेवल पे ये बात भी नोट करने लायक है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों बिग वर्ड्स को जब हम साथ लेके आ रहे हैं, इसमें इंटरकनेक्टेडनेस है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस हाल फिलहाल में इसकी बात होनी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से इस पे बात हो रही है या बहुत ज़्यादा एविडेंस है या बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट किया गया है। मैं इंटरकनेक्टेडनेस की बात कर रही हूँ। हाउ, जो सर ने पूछा, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन इम्पैक्ट इन्फेक्शंस एंड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सोल्यूशन चाहते हैं या जो भी उस तरफ देखना चाहते हैं, बहुत मुश्किल लगेगा। तो एक बहुत गहरा इन्होंने बताया, जैसे कि हम लोग जब एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ पर वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है एंटीबायोटिक्स रिलीज के, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो पूरे जब एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, जब एडमिनिस्टर किया जाता है उनको, तो वो सारा कुछ मेटाबोलाइज नहीं होता है उनके बॉडी में, वो निकलता है थ्रू स्क्रीटा एंड थ्रू यूरिन, एंड दैट गेट्स इनटू योर एफ्लुएंस, hospital effluent system. It goes into the environment, either going to the rivers और जो भी नदी नाले या जो आपका सीवर सिस्टम है, सीवेज सिस्टम में भी ये कैपेसिटी नहीं है most countries to capture antibiotics. हम कोई दवाइयाँ यूज करते हैं तो देयर आर वेज कि वो सेफ डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, और वो इन पिल्स के ऊपर भी लागू होता है। पर अगर आप इन पिल्स को एंटीबायोटिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो नंबर्स में जमीन आसमान का अंतर है, और इफेक्ट इमीडिएट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट है। जी, थैंक यू मैडम फॉर दैट इंटरवेंशन। हाँ जी सर, प्लीज। सर जैसे कह रहे हैं, मैंने 4-5 नदियों से जो रिपोर्ट निकाली है, बद्दी में अपना दवाइयों का हब है, तो आपने कोई सरकार को कुछ सजेशन आ जाता है जिसके वजह से यूज किया जाता है। मेटाफिलेक्टिक यूज ऐसे होता है जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हमारे देश में फूड एंड माउथ डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, ठीक है ना। लेकिन वायरल डिजीज होने के नाते उसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी कभी-कभी होता है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे एनिमल एक साथ बीमार हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कभी-कभी यूज होता है। लेकिन जो मेन अलार्मिंग चीज है एनिमल हस्बेंड्री में, वो है ग्रोथ प्रमोशन। ग्रोथ प्रमोशन के लिए हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में, पिगरी इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, और उसी से मेन थ्रेट परसेप्शंस ह्यूमन फूड चेन में आ रहा है। इसमें जैसे ह्यूमन हेल्थ में कॉन्सिक्वेंसेस इसका क्या हो सकता है, मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। एक तो एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, जैसे मिल्क में है, मीट में है, एग में है,